हेलो मेरे प्यारे प्यारे शेर और शेरनियों, आशा होगा कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप लोगों की स्टडी से चल रही होगी। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक को देखते हुए चलते हैं। ठीक है, क्लास 10 और क्लास 12 के लिए दोनों के लिए टॉपिक है ये। ठीक है, तो ये पक्का बोर्ड में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन पक्का बनेंगे। चले ज्यादा देर ना करते हुए हम लोग क्या करते हैं, अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है जनसंख्या विस्फोट। किससे रिलेटेड करता है? जनसंख्या से। किससे? जनसंख्या से ये रिलेटेड करता है, यानी ये है क्या है, जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं, सबसे पहले आपको ये जानना होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपके आते हैं, इसके बाद मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें आपको पेपर में लिखना कैसे है, क्या चीज भरना है, किस प्रकार से लिखा जाएगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको केवल आप लोग जो है अभी पढ़ते रहिएगा। ठीक है, जिस दिन आपका पेपर स्टार्ट होगा, 22 तारीख से पेपर स्टार्ट है, उसके पहले जो है 20 तारीख तक आपको वो वीडियो अपलोड मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं जनसंख्या विस्फोट किसे करते हैं। हमने कहा मृत्यु दर में कमी। किसमें? मृत्यु दर में कमी और जन्म दर में वृद्धि। मृत्यु दर में कमी और जन्म दर में वृद्धि को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई। ये कहानी का मतलब ये हुआ कि जनसंख्या विस्फोट, जैसे मृत्यु दर में कमी। मृत्यु दर में कमी का मतलब कि मर जो है लोग कम रहे हैं, लेकिन पैदावारी जो है ज्यादा हो रही है। तो इसका कहने का मतलब यही है कि मृत्यु दर में कमी और जन्म दर में जो है वृद्धि जनसंख्या विस्फोट कहलाती है। ठीक है, अब जनसंख्या विस्फोट से उत्पन्न समस्याएं क्या हैं, ये हमको जानना है। तो जब जनसंख्या विस्फोट होगी, आपको पता होगा कि जब जनसंख्या विस्फोट होगा, जायज सी बात है उससे समस्याएं बढ़ेंगे। ठीक है, अब क्या क्या समस्याएं बढ़ती हैं वो भी हमको बताना है। चलिए देखते हैं, उस समस्याओं को देखते हैं, उसके बाद इसका समाधान भी होगा। तो सबसे पहले यहां पे है जनसंख्या विस्फोट से उत्पन्न समस्याएं, आपका हेडिंग पड़ेगा, उसमें क्या क्या समस्याएं हैं। तो हमने 4 समस्याएं केवल लिखा है। कितनी समस्याएं लिखा है? 4 समस्याएं हमने लिखा। तो 4 समस्याएं ये केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, बाकी जो सब जो होते हैं वो ठीक है मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन आपको 4 लिखना होता है। ठीक है, जिस अकॉर्डिंग नंबर रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना भी पड़ता है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, जैसे इसमें जनसंख्या विस्फोट से उत्पन्न समस्याओं में पहला क्या है, खाद्य आपूर्ति की समस्या। पहला क्या है? खाद्य आपूर्ति की समस्या। इसके कहने का मतलब क्या है कि जब जनसंख्या बढ़ेगा तो खाने में भी समस्या आएगी। जैसे मान लीजिए, मैं आपको एग्जांपल देकर समझाऊं, जैसे एक परिवार है, अगर ठीक है, एक परिवार में अगर 12 लोग या फिर 6 लोग 7 लोग हैं, ठीक है, तो उसमें आप सोचिए अगर 1 किलो की स्थान पे क्या होगा, और कमाने वाले कम 1 लोग हैं या 2 लोग कमाने वाले हैं, तो क्या पूर्ण रूप से जो खर्चा चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। तो इसलिए क्या करना होगा, या तो फिर उसके पास कोई रोजगार हो, ठीक है, तभी वो चल पाएगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, वो जो है मतलब जनसंख्या विस्फोट से अंतर्गत ही वो आएंगे। ठीक है, जैसे मैं यहां पे जो लिखा हूं उसको समझाता हूं। जनसंख्या विस्फोट के कारण हमारे देश में, हमारा जो देश है, जनसंख्या विस्फोट के कारण, ठीक है, जनसंख्या विस्फोट के कारण समक्ष खाद्य आपूर्ति, ठीक है, की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जो समक्ष जो होती हैं, जो इससे संबंधित जो खाद्य आपूर्ति जो होती है, उससे क्या है, जो बहुत सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जिससे बच्चे कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। कुपोषण का मतलब क्या होता है? कुपोषण उसे कहा जाता है जिसे बोलते हैं दुबला पतला होना। ठीक है, उसे कहते हैं कुपोषण होना। कुपोषण में क्या होता है, जो आपकी क्या नाम है, जो मांसपेशियां होती है वो सिकुड़ जाती हैं। ठीक है, बहुत दुबले पतले हो जाओगे एकदम, उसे कहते हैं कुपोषण। इसके मेन रीजन कहने का मतलब क्या है कि अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो जायज सी बात है बच्चों पर असर पड़ेगा और आने वाली पीढ़ी जो होगी उस पर भी असर पड़ेगा। ठीक है, इसके कहने का मतलब मेन रीजन यही है। चलते हैं आगे, देखते हैं। अगला जो है शिक्षा व्यवस्था की समस्या। शिक्षा व्यवस्था की समस्या क्या होगी, इसको समझते हैं। अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो जायज सी बात है आप अच्छे कॉलेजों में किसी बच्चे को, तो अगला जो टॉपिक है इसमें देखिएगा, अगला जो हेडिंग है इसमें है शिक्षा व्यवस्था की समस्या। शिक्षा व्यवस्था की समस्या में क्या है, जैसे इसके कहने का मतलब क्या है कि अगर जनसंख्या की तीव्रता होगी, अगर जनसंख्या बढ़ेगी, ठीक है, अगर जनसंख्या में वृद्धि हुई तब क्या होगा, जनसंख्या में वृद्धि होने से बच्चों की पढ़ाई में भी समस्या होगी, यानी कि प्रवेश कराने में आपको कठिनाई होगी। जैसे कहने मतलब मेरा ये है,
अगर आप 300 रुपया कमाते हैं तो 300 में क्या करिएगा, और आपको मान लीजिए 4 लोगों को पढ़ाना है तो किस प्रकार से पढ़ाएंगे, उसमें वही समस्या यहाँ पे दिखाना है। ठीक है, जैसे मैं आपको समझाऊं, अगर ठीक है, अगर आप 300 कमाते हैं दिन का, ठीक है, तो महीने में मान लेते हैं आप कमाएंगे वही 9,000 के करीब में। ठीक है, लेकिन जो बच्चे होंगे उनकी फीस भी आप देख रहे हैं कि अगर आपको अच्छे कॉलेजों में पढ़ाना तो कम से कम 1,000 रुपया या फिर 500 रुपया या फिर 400 रुपया आपको देना पड़ेगा, पर मंथ देना पड़ेगा। ठीक है, और बाकी जो घर वगैरह खर्चे होते हैं, ठीक है, बहुत सी चीजें होते हैं, तो उसके भी खर्चे इसमें देखने पड़ते हैं। ठीक है, तो अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो जायज सी बात है आप जो है प्रवेश कराने में असक्षम रहेंगे, मतलब प्रवेश नहीं करा पाएंगे। ठीक है, तो ये है। अगला जो है हेडिंग है, इसमें कहा है रोजगार की समस्या। अब रोजगार की समस्या में क्या हुआ, आप देख रहे हैं कि इस समय यूपीपी के एग्जाम में क्या हुआ था, यानी कि उत्तर पुलिस वाले में क्या हुआ था कि इसमें जो 60,000 वैकेंसी आई है, लेकिन पड़ा है कितना, 50 लाख जो है इसमें जो है फॉर्म पड़े हैं। ठीक है, तो 50 लाख लोग केवल 60,000 पर जो है हैं। अब आप सोचिए कि उसमें से कितने लोगों का जो है वैकेंसी मिलेगा, केवल 60,000 का होगा ना, बाकी 50 लाख तो डाले हैं फॉर्म, बाकी जो सब कुछ होगा वो सरकार का पैसा होगा। तो वही चीज हम कह रहे हैं कि अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो जायज सी बात है बेरोजगारी की समस्या भी बढ़ेगी, काम भी नहीं मिलेगा। तो ठीक है, तब लोग क्या करेंगे उसमें, ठीक है, मतलब जैसे करेंगे, मतलब मेरे अगर समस्या बढ़ी आपकी, जैसे मैं आपको बताऊं इस समय, जैसे मान लीजिए कहीं कहीं पे 400 रुपये लेबरई का लेते हैं। ठीक है, और अगर आपको रोजगार नहीं मिलेगा तो आप क्या करेंगे, 400 के स्थान पे 300 में जाएंगे, कहीं 200 में जाएंगे, तो वहां पे रोजगार की समस्या आपकी बढ़ रही है, तब यही सब समस्या वहां पे उत्पन्न होंगी। ठीक है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जैसे मान लीजिए पढ़ते हैं, ठीक है, पढ़ते वक्त क्या होता है कि कुछ बेरोजगार की वजह से वैसे भी बैठ जाते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं आगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कुछ लोग होते हैं बीएससी बीए किए, उसके बाद क्या हुआ, पैसे की वजह से नहीं कर पाए, आगे नहीं बढ़ पाए, तो भी बेरोजगार की समस्या बढ़ी। अब अगला क्या है, अगला जो समस्या है वो स्वास्थ्य एवं चिकित्सा की समस्या। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा की समस्या का क्या हुआ, जैसे अगर परिवार में अधिक बच्चे होंगे तो माँ का जो स्वास्थ्य होगा वो भी खराब होगा। ठीक है, बहुत कई लोगों का जो स्वास्थ्य होता है वो भी खराब हो जाता है। उसके लिए क्या होगा, उपचार एवं औषधियों की व्यवस्था जो है नहीं हो पाएगी, यानी कि उसका अभाव रहेगा। ठीक है, अगर जनसंख्या बढ़ती है तब। ठीक, तो इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम चलते हैं जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण के उपाय देखते हैं। ठीक है, चलिए आइए आगे के क्वेश्चन को हम देखते हैं। ठीक है, अगला जो टॉपिक है ये कह रहा है जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण के उपाय। तो जनसंख्या वृद्धि के नियंत्रण पर क्या उपाय होते हैं ये हमने इधर लिख दिया है। तो देखिए क्या क्या उपाय होते हैं। सबसे पहला क्या आता है इसमें, वैधानिक उपाय। कौन से आते हैं, वैधानिक उपाय। वैधानिक उपाय का मतलब क्या होता है, जो सरकार द्वारा चलाई गई हो। किसके द्वारा, जो सरकार द्वारा चलाई गई हो। जैसे सरकार कानून, ठीक है, बनाकर विवाह के लिए आयु की सीमा तय की है, मतलब एक सीमित समय में ही आप केवल विवाह करेंगे। जैसे मान लीजिए आप 18 के हो जाते हैं तभी केवल, जैसे मान लीजिए जो गर्ल्स होती हैं वो 18 के अगर हैं, ठीक है, और बॉयज अगर 21 के हैं तभी वो शादी कर सकते हैं, अन्यथा वो बाल विवाह के अंतर्गत आएगा। अगर उसके पहले आप करते हैं तो आप क्या करेंगे, सरकार आप पर क्या कर सकती है, केस भी लगा सकती है। ठीक है, बाल विवाह के अंतर्गत आएगा, तो बाल विवाह को क्या किया गया, रोक दिया गया। ठीक है, जिसे छात्र, इसमें क्या होता है जब इसको रोका गया है तो सरकार ने एक योजना भी चलाई है। ठीक है, इसमें कि अगर छोटा परिवार होता है, अगर उसके सिंगल जो है गर्ल्स चाइल्ड होते हैं, अगर छोटे जो क्या नाम, अगर लड़की पैदा होती है उसको, ठीक है, अगर सिंगल एक लड़की है तो उसके छात्रवृत्ति में जो सुविधा देने का जो है, जो क्या नाम, निश्चय किया है। ठीक है, और बाल विवाह पर इसने रोक लगा दिया है। ठीक है, कि बाल विवाह आप नहीं कर सकते हैं। और अगर केवल छोटे परिवार हैं, जैसे आज इस समय क्या हुआ है कि आपके योगी जी ने क्या किया है कि जिसके बच्चे केवल 2 होंगे वही जो है सरकारी लाभ उठा सकता है, अन्यथा कोई सरकारी लाभ नहीं उठा सकता है। योगी जी ने यह कहा अगर 3 हो जाते हैं तब ये मान के चलिए वो सरकारी लाभ से वंचित हो जाएगा। वो अलग बात है कि ये डबल हो जाते हैं तो। ठीक है, चलते हैं अगला देखते हैं। अगला जो है इसमें कहा है शिक्षा व जागरूकता। शिक्षा व जागरूकता। शिक्षा होना, शिक्षित होना बहुत आवश्यक है। जो हमारी जनता है, ठीक है, भारत की जो जनता है, यानी कि सभी देशों की जनता की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, उनको जो है
सबसे बड़ी बात तो ये होता है शिक्षित होना बहुत जरूरी होता है। जो अशिक्षित लोग होते हैं वही जो है ये सब जनसंख्या विस्फोट फैलाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है आर्थिक स्थिति में सुधार। आर्थिक स्थिति में सुधार का मतलब क्या हुआ? अगर लोगों को उचित रोजगार तथा व्यवसाय मिलने चाहिए जिससे उनके आर्थिक स्तर, ठीक है, में सुधार हो सके। जो लोग हैं, जो यहाँ भारत के लोग हैं, ठीक है, कहीं के भी लोग हों, अगर उनको जो है रोजगार प्रॉपर मिलता है तो क्या होगा, जो है आर्थिक स्थिति में सुधार होता रहेगा। ठीक है, अगर नहीं मिलेगा तो आर्थिक स्थिति में क्या होगा, बिगड़ाव होगा। चलते हैं, अगला है परिवार कल्याण संबंधित कार्यक्रमों को बढ़ावा देना। मतलब परिवार कल्याण संबंधित परिवारों को बढ़ावा देना, ये चौथा हेडिंग है। ठीक है, लेकिन इसके अंतर्गत आप क्या लिखेंगे, जो चीज कहने का मतलब है परिवार कल्याण के लिए। ठीक है, इसकी मेन पर्पज क्या है कि अगर छोटा परिवार होगा तो सुखी परिवार होगा, बड़ा परिवार होगा तो दुखी परिवार होगा। इसके मेन कहने का पर्पज यही होता है। ठीक है, मेन रीजन यही है। ठीक है, जैसे अगर आप छोटा परिवार रखते हैं तो अब उसको अच्छा पहनावा देंगे, अच्छा खाना देंगे, ठीक है, उसको अच्छे कॉलेज में पढ़ाएंगे। लेकिन अगर बड़ा परिवार है तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस हेडिंग का कहने का मतलब यही था। अब उसके बाद क्या है, स्वास्थ्य एवं यौन शिक्षा। ये भैया बहुत जरूरी है। ठीक है, ये स्वास्थ्य एवं यौन शिक्षा क्या होता है, जैसे स्वास्थ्य के बारे में भी जानकारी देना चाहिए, बच्चों को पढ़ाना चाहिए। ठीक है, कब पढ़ाना चाहिए, जब ये क्या हो, किशोर अवस्था में हो, तब इनको क्या करना चाहिए, इसके बारे में जानकारी देनी चाहिए। ठीक है, और यौन शिक्षा के बारे में भी चीजें बतानी चाहिए ताकि उनको क्या हो, पता चल जाए कि इसमें हमको क्या क्या सेफ्टी रखनी चाहिए, क्या क्या बर्ताव करनी चाहिए। ठीक है, ये सब चीजें जो है उनको बताना भी चाहिए। चलते हैं, कहीं कहीं पे कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो इस चीजों को छोड़ भी देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। जब वो दिया है तो अब उसको पढ़ाइए, उसके बारे में भी बताइए। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद क्या है, गर्भ निरोधक उपाय। अब इसमें क्या है, कुछ ऐसे उपाय हैं जो गर्भधारण को ठहरने से रोक देते हैं। जैसे इसमें दिया नेचुरल यानी कि प्राकृतिक में क्या चीजें होती है, जैसे शुक्राणु व अंड, जो अंडाणु होते हैं और शुक्राणु होते हैं, ठीक है, मिलन को रोकने पर, ठीक है, आधारित है। इस अवधि, ठीक है, इस अवधिक संचय आंतरिक मैथुन व, ठीक है, स्तनपान क्या होना चाहिए, मैथुन व स्तनपान अनावर्त जैसी विधियां शामिल है इसमें। ठीक है, अब मैथुन क्या होता है, ठीक है, और स्तनपान क्या होता है। जैसे जो लोग हस्त मैथुन करते हैं वो भी होता है, जो स्तनपान करते हैं वो भी होता है। ठीक है, ये स्तनपान केवल जो है स्त्रियों में होता है, मैथुन केवल क्या होता है, ये पुरुषों में होता है। चलते हैं, देखते हैं रासायनिक विधियां क्या होती हैं। रासायनिक विधियों में क्या क्या चीजें होती है, इसको हम जान लेते हैं। तो रासायनिक विधियां में शुक्राणु नाशक होते हैं। कुछ ऐसी विधियां होती हैं रासायनिक विधियां जैसे शुक्राणु नाशक होते हैं। शुक्राणु नाशक में मतलब जो पुरुष के शुक्राणु होते हैं उसको नाश करने वाली गोलियां क्या क्या है, जैसे जेली हो गया, क्रीम हो गया, वर्तिका, ठीक है, फोम हो गया। ठीक है, ये सब क्या है, शुक्राणु नाशक चीजें हैं। ठीक है, शुक्राणु नाशक रासायनिक विधियां होती हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, शुक्राणु नाशक गोलियां होती हैं जो क्या काम कर देती हैं, शुक्राणु को नाश कर देते हैं इसको खाने के बाद। ठीक है, अब आगे चलते हैं, गर्भ निरोधक गोलियां। गर्भ निरोधक गोली का मतलब क्या हुआ कि जिसमें गर्भ का ठहराव नहीं होता। जैसे एमसी के, ठीक है, जब एमसी आता तो उस समय क्या होता है, 5वें दिन से, ठीक है, 27वें दिन तक स्त्री को, ठीक है, दी जाती है। ये जो गोलियां होती है गर्भ निरोधक गोलियां, ये 5वें दिन से 27वें दिन के बीच में जो है इसको दिया जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा मालाडी और सहेली गोलियां। ठीक है, ये दोनों गोलियां जो है इसको दिया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें अवरोध यानी कि जिसको बोलते हैं बैरियर, क्या होता है, बैरियर। अब इसमें अवरोध क्या क्या उत्पन्न कर सकते हैं आप वो भी देख लीजिए। जैसे पुरुषों के लिए, ठीक है, कंडोम, और स्त्रियों के लिए कंडोम। जैसे ग्रीवा कैप, ये कैप के आकार का होता है, ये ग्रीवा में लगाया जाता है। ठीक है, योनि क्षेत्र में लगाया जाता है। ठीक है, वहां पर। और इसमें जो होता है कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि प्रयोग किया जाता है, जैसे क्या नाम है, पेनिस पर भी लगाया जाता है, जो क्या नाम रबर टाइप होता है, उसको लगाने से क्या होता है, जो शुक्राणु होते हैं यानी कि जो वीर्य होते हैं वो गिरते नहीं है। ठीक है, और अगला क्या है, आईयूडी। क्या है, आईयूडी को हिंदी में कहते हैं अंतः गर्भाशय युक्ति। इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म होगा, क्या चीज होगा, इंट्रा, ठीक है, इंट्रा यूटेराइन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा,
इंट्रायूटेराइन डिवाइस। क्या होगा? इंट्रायूटेराइन डिवाइस होगा। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीजें होता है देखिए भैया, अंतःगर्भाशय युक्ति में जैसे कॉपर टी, ये टी के आकार का होता है, कॉपर टी लगाया जाता है। किस में लगाया जाता है? ये गर्भाशय में लगाया जाता है। उसके बाद कॉपर 7, कॉपर 7 हो गया। उसके बाद मल्टी लोड, क्या होता है? मल्टी लोड, ठीक है, 375 हो जाता है। ठीक है, लेप्सेन लूप होता है एक, और प्रोजेस्ट्रास्ट जो होता है LSG20। ठीक है, इन सब का भी प्रयोग किया जाता है गर्भधारण ठहरने ना ठहरने में। ठीक है, ताकि गर्भधारण ना ठहर सके। उसके बाद अगला हेडिंग जो आप डालेंगे, ठीक है, मैं यहाँ पे जगह कम होने की वजह से जो हेडिंग को नहीं डाला हूं, तो आप हेडिंग डाल लेंगे वहां पे शल्य अस्थायी विधियां। अस्थायी विधियों में क्या होता है? जैसे मान लीजिए वैस्कोटॉमी और ट्यूबेकोटॉमी होता है। क्या होता है? वैस्कोटॉमी और ट्यूबेकोटॉमी होता है। वैस्कोटॉमी किसे कहते हैं? वैस्कोटॉमी से जो होता है शुक्राणु निकलता है, जो कि यह पुरुषों में होता है। किसमें होता है? पुरुषों में होता है। पुरुषों में क्या होता है? वैस्कोटॉमी होता है। और ट्यूबेकोटॉमी जो होता है वो महिलाओं में होता है, जिसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, इसलिए उसको ट्यूबेकोटॉमी बोला जाता है। ठीक है, उसको काट करके उसी नली से बांध दिया जाता है, और इसके जो होता है शुक्रवाहिनियां जो होती हैं उसको काट करके उस नल से क्या होता है? उस नस से बांध दिया जाता है। इसे उसको नस से बांधा जाता है। पुरुष वाले को नस से बांधा जाता है, महिला वाले को किससे बांधा जाता है? नल से बांधा जाता है। इसलिए नस वाले को क्या कहते हैं? वैस्कोटॉमी, और उस वाले को क्या कहते हैं? ट्यूबेकोटॉमी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गई अस्थायी विधियां। इसमें क्या होता है कि इसमें जनन की प्रक्रिया कभी संभव होती ही नहीं। ठीक है, यानी कि इसमें जो है गर्भधारण का संभावना इसमें नहीं रहता। ठीक है, चलिए आज का जो टॉपिक है यहीं तक समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक ले आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।